हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। ये प्राचीन भारत का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिन 2 वीडियो में महत्वपूर्ण उनके एक इतिहास का बेसिक परिचय दिया था तथा इसके भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की जानकारी दी थी। यदि आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि जब उन वीडियो को आप देखेंगे तो उसके बाद इस वीडियो को एक क्रम से, क्योंकि कहानी की तरह इस इतिहास को लेकर के चल रहे हैं, तो कहानी आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप पिछले वीडियो देखेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि यह भी देखते हैं तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन कहानी को समझने के लिए आपको बैक से चलना होता है। तो इसलिए आइए आज आते हैं, तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में जो प्राचीन भारत का विभाजन किया गया था उस विभाजन से संबंधित है तथा वह विभाजन किस आधार पर यानी किन साक्ष्यों के आधार पर किया गया था, वह साक्ष्य कितने प्रकार के हैं, कहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित ये वीडियो है। तथा इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जितने भी वीडियो आएंगे, जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन्हीं से संबंधित मैंने इनको एक कहानी के रूप में पिरो कर रखा है, जिसको आपको वीडियो बाय वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है, मैंने बताया साक्ष्यों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। ये मैंने इसकी चर्चा फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा की थी और आज इसको क्रम से आगे बढ़ाते हैं। तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को, अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ये उस समय के इतिहास के उस काल को प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है जिस काल में साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। अर्थात जिस काल में साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और जिस काल में आपके साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और प्राचीन भारत का वह काल जिस काल में साक्ष्य उपलब्ध भी है और पढ़े भी जा चुके हैं, तो ऐसे काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था 1863 ईस्वी में। अर्थात प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन किया वह रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया और इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया? तो उन्होंने पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल, ये इनके कालों का नाम किस आधार पर पड़ा? तो उस समय जो मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो जीवन जी रहे थे, तो उस जीवन में जो उनके वर्तमान में जो उपयोगी औजार थे या जो वहाँ की वर्तमान परिस्थितियाँ थीं, उनके आधार पर इनको 3 प्रकार के कालों में विभाजित किया गया है। पहला आपका पाषाण काल। पाषाण काल इसका नाम पड़ा क्योंकि उस समय जो मनुष्य थे वह औजारों में पत्थरों का उपयोग, यानी बड़े बड़े पत्थरों के औजार बना करके उन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे औजार के रूप में। तो इस प्रकार पत्थरों का अधिकांश उपयोग होने की वजह से पत्थर काल या उसी को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कांस्य काल। कांस्य काल को समय जब बीता तो बीतने के बाद में यानी कुछ मिश्र धातुओं की खोज हुई और उन मिश्र धातुओं, पत्थरों की जगह उन मिश्र धातुओं का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करने लगे। तो उस काल को, जिस काल में मिश्र धातुओं का उपयोग किया जा रहा था अर्थात कांस्य का उपयोग किया जाता था, तो ऐसे काल को कांस्य काल नाम दिया गया। उसके बाद में आपका तीसरा नाम पड़ा लौह काल। लौह काल उस काल को कहा गया जिस काल में जैसे कुछ समय बीतता रहा, बीतने के बाद में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने के बाद में फिर लोहे के औजारों का, उनके उपकरणों का उपयोग करने लगे मानो, तो उन काल को, उस समय के काल को नाम दे दिया गया लौह काल। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को विभाजित किया रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। उसके बाद पुनः पाषाण काल को आपके जर्गेनस थॉमस एक इतिहासकार हैं, तो जर्गेनस थॉमस ने, इन्होंने पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से?
तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इन सभी कालों में मानव की जो स्थितियां थी वह उनकी अलग अलग स्थितियां थी, तो उनके बारे में विभाजन के रूप में मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है। तो इनसे सीखेंगे और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी देखेंगे। तो जर्गेनस थॉमस ने पाषाण काल को, केवल पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इनका विभाजन हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं साक्ष्य के बारे में देख लेते हैं। साक्ष्य मैंने बताया था, साक्ष्य क्या होते हैं, तो वह वस्तुएं या वह पदार्थ जो उस समय की जो स्थितियां थीं, जो उसमें मानव जीवन का जो दिनचर्या थी, जो उनका जीवन था, जो क्रियाएं थीं, वह जिस आधार पर चलती थी उनकी एक वर्णन के रूप में जो वस्तुएं आज साक्ष्य के रूप में उपस्थित हैं, अर्थात जो वर्णन करने वाली वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुओं को साक्ष्य का नाम दिया जाता है। तो साक्ष्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों की यात्रा का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत क्या होते हैं, तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत धर्म ग्रंथ आते हैं। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वह धार्मिक ग्रंथ जो एक साक्ष्य के रूप में जो उस समय की यानी जीवन जो कला चल रही थी तो उसका जो वर्णन करते हैं जो धार्मिक ग्रंथ, तो ऐसे धार्मिक ग्रंथों को साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत रखा गया है। जैसे धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, इनको साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आते हैं साक्ष्यों के अंतर्गत विदेशियों की यात्रा का विवरण, क्योंकि जो विदेशी थे, जो इतिहासकार थे या लेखक थे, वह विदेशी भारत में आए और रह करके यहाँ पर उन्होंने समय व्यतीत किया और यहाँ के समाज की, यहाँ के मानव की स्थितियों को देख करके जो वर्णन किया है, तो उसका वर्णन जो देखने को जो पुस्तकों की या कविताओं के माध्यम से प्राप्त होता है, तो उसे हम विदेशी यात्रियों के विवरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूनानी एक विदेशी आए थे, हेरोडोटस ने इन्होंने मानव की स्थिति का वर्णन किया है, तो इसी वजह से इनको इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपके निर्याकस आए हैं, उसके बाद में आपके मेगास्थनीज हैं और आपके फाहियान हैं, सुंगियन हैं। ये विदेशी यात्री हैं। इन यात्रियों इनका वर्णन देखने को मिलता है, तो उसे हम विदेशी यात्रियों की यात्रा के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा आपका साक्ष्य पुरातत्व साक्ष्य है। पुरातत्व साक्ष्य क्या होते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत आपके अभिलेख आते हैं, मुद्राएं आती हैं, स्मारक आते हैं। जो अभिलेख आप जानते हैं, जैसे अशोक ने अभिलेखों का निर्माण करवाया था, तो वह अभिलेख हैं, अर्थात ये एक खंभा नुमा होते हैं और कई इनकी अगर रचना में जाएंगे तो रचना में कई प्रकार के भी अभिलेख देखने को मिल जाते हैं रचना के आधार पर। उसके बाद में आपकी मुद्राएं, जो मुद्राएं यानी मानव जीवन जो यूज कर रहा था उसमें मुद्रा के रूप में जो आपकी धातुएं प्रयोग की जा रही थी या जो भी मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था, तो वो मुद्रा जो मिली है, मुद्रा एक साक्ष्य का कार्य करती हैं। उसके बाद में आपके स्मारक, यानी स्मारक का अर्थ यहाँ पे महल व किला से है, तो कुछ स्मारक व किलाएँ जो मिले हैं जो साक्ष्य का कार्य कर रहे हैं। तो पुरातत्व साक्ष्य के अंतर। अब पुरातत्व सबसे पहले अगर पुरातत्व वेदा की बात करें कि पुरातत्व के साक्ष्यों को सबसे पहले जो उपलब्ध कराने का कार्य किया था वह किसने किया था, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे एक, उन्हें पुरातत्व वेदा के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब आते हैं अभिलेखों के अंतर्गत चलते हैं। तो अभिलेखों के अंतर्गत सर्वप्रथम अभिलेख 1400 बीसी में यानी 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया के बोगजकुई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। यानी मध्य एशिया के बोगजकुई नामक स्थान से सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला साक्ष्य अभिलेख के रूप में पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मध्य एशिया के बोगजकुई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। वहाँ से कौन कौन से अभिलेखों का वर्णन मिलता है, तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य नामक आदि वैदिक देवताओं के उल्लेख का वर्णन मिलता है बोगजकुई नामक स्थान से।
नेक्स्ट आते हैं भारतीय परिक्षेप में। अगर बात करें कि अभिलेखों के अंतर्गत भारतीय परिक्षेपों में यानी भारतीय इतिहासकारों का क्या कहना है, उन्होंने किस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, तो उसमें देखते हैं तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की चर्चा की गई है। और अशोक के अभिलेख की जो सबसे पहले खोज की थी वह स्टीफन लेलर ने की थी। स्टीफन लेलर ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की थी और सर्वप्रथम पढ़ने का जो कार्य किया था, यानी अभिलेखों पर जो लिपियां बद्ध थी, जो लिखी हुई थी, जो छपाई हुई थी, उस लिपियों को पढ़ने का जो काम सर्वप्रथम किया था वह जेम्स प्रिंसेस ने किया था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो स्टीफन लेलर ने की थी। और जो पढ़ने का कार्य किया था अर्थात जो पढ़ा था वह जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे कि जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, इसको किस प्रकार से विभाजन किया गया है, इन कालों में क्या अंतर रहा है, कि इन कालों के अंतर्गत मानव की कब किस काल में कैसी स्थितियां रही हैं, कहाँ पर क्या विशेषताएं रही हैं, कहाँ पर किस स्थलों की खोज हुई है, तो उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी आगे करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ से प्राप्त होंगे, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये है आपका नव पाषाण काल। सबसे अगर लंबा समय व्यतीत किया जो मानवों ने, तो सबसे लंबा समय पुरा पाषाण काल के अंतर्गत, यानी मानव जीवन जो चला वह सबसे ज़्यादा पुरा पाषाण काल में बीता है। मानव का जीवन ये बहुत लंबा समय रहा है पुरा पाषाण काल का। तो काल के आधार पर देखते हैं किस काल में क्या भिन्नता है और कौन सा काल कितने समय तक चला है, उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो काल, अब पुरा पाषाण काल 2.5 लाख BC से लेकर के 1 लाख BC तक चला है, यानी 2.5 लाख BC मतलब 2.5 लाख BC से लेकर के और 1 लाख BC तक चला है। BC का मतलब यहाँ पर ईसा पूर्व है। BC का अर्थ यहाँ पर लिया जा रहा है ईसा पूर्व, और आपका AD का अर्थ होता है ईसवी। तो यहाँ ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व है। तो 2.5 यानी 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक के समय को पुरा पाषाण काल का नाम दिया जाता है। और उसके बाद मध्य पाषाण काल का कब से कब तक रहा, तो 1 लाख तक यह रहा पुरा पाषाण। उसके बाद 1 लाख BC से लेकर के 40,000 BC तक का जो समय है वह मध्य पाषाण काल कहलाता है। उसके बाद में नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कब तक रहा, तो 40,000 BC से लेकर के और 10,000 BC तक के जो समय रहा उस समय को नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों पाषाण कालों में क्या अंतर रहा, क्या इनमें जीवन जीने की विशेषताएं रहीं, इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार मैंने उन सभी शब्दों का, उन सभी पॉइंटों पर यहाँ पर मैंने फोकस किया है, एक कहानी रूप में बताने का प्रयास किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं वह चैनल प्रयास एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार आपको वीडियो और सूचनाएं तत्काल प्राप्त होती रहें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आ रही हो तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट हमें कर सकता है, जिसके समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं विशेषताओं के अंतर्गत। तो विशेषताएं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में तीनों में क्या अंतर रहा। तो पुरा पाषाण काल आप जानते हैं मनुष्य ने इसमें अधिक समय, बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जीवन यापन इस काल के अंतर्गत किया है। तो किस प्रकार का जीवन यापन रहा है, तो मनुष्य यहाँ पर मनुष्य आखेटक था, अर्थात आखेटक का मतलब है शिकारी, अर्थात मनुष्य शिकार करके जीवन यापन कर रहा था। शिकारी था, शिकार करके जो जानवरों को या पशु पक्षियों को मार करके
उनके भोजन के रूप में उनके मांस का उपयोग करता था। तो मनुष्य आखेटक के रूप में था और खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का मतलब यह है कि जो मनुष्य जो भोजन करता था उस भोजन को एकत्रित करके वह स्टोर करके रखता था आगे आने वाले समय में उसको भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए, अर्थात इसको स्टोर करने का कार्य करता था। तो आखेटक अर्थात शिकारी था और संग्राहक था, तथा कृषि व पशुपालन यहाँ पर नहीं होता था। अर्थात जो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय कृषि और पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कृषि और पशुपालन का प्रयोग नहीं हो रहा था। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में तो जिस प्रकार पूरा पाषाण काल में मनुष्य आखेटक थे, शिकारी थे, उसी प्रकार से मध्य पाषाण काल में भी मानव कैसा था, तो आखेटक था यानी शिकारी था और खाद्य संग्राहक भी था। लेकिन यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और पशुपालन में सबसे पहले जो पालतू पशु के रूप में पशु को यानी पालन किया, तो सबसे पहले कुत्ते का पालन किया गया था। अर्थात प्रथम जो पशुपालन है वह कुत्ता है। तो पालतू पशु आपका प्रथम कुत्ता आता है। तो कुत्ते की आपको पालना शुरू किया, तो उसको पालने से उसको कई लाभ होते थे। एक तो वह सुरक्षा की दृष्टि से था, यानी सुरक्षा का कार्य भी करते थे, और उसके साथ साथ वह शिकार करने में भी फ़ायदा करते थे। क्यों, किस प्रकार से उनका शिकार करने में उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे कोई भी पशु पक्षी यदि दौड़ने लगता था तो जो कुत्ते होते थे उसको जल्दी से दौड़कर झपट कर उसके शिकार को प्राप्त कर लेते थे, अर्थात पकड़ लेते थे। तो इस प्रकार से कुत्ता जो था वह पशुपालन का कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। जब नवपाषाण काल के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर जो मानव जीवन था वह आपका कृषि और पशुपालन जो था वह स्थायी रूप से यानी स्टार्ट हो चुका था। जो कृषि था वह भी यहाँ पे कृषि की भी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, और पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हो गया था, लेकिन पशुपालन जो मुख्य कार्य है वह नवपाषाण काल में स्थायी रूप से हो चुका था। और कृषि की भी खोज हो चुकी थी, तो इसलिए कृषि भी होने लगी थी। तो इस प्रकार आपने देखा इनकी विशेषताएं। मानव इसमें आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, और पशुपालन व कृषि के बारे में नहीं जानकारी थी। मध्य पाषाण काल में आखेटक संग्राहक के साथ साथ वह पशुपालन की शुरुआत कर देता है, लेकिन कृषि के बारे में जानकारी नहीं है। और प्रथम पशुपालतू जो पशु है वह कुत्ता है। उसके बाद में आपकी कृषि की बात करें तो इसमें नवपाषाण काल में आपका कृषि और पशुपालन स्थायी रूप से हो जाता है। अब आते हैं औजारों की बात करते हैं कि जो मानव थे वह पूरा पाषाण काल के समय में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, यानी शिकार के रूप में या अपने बचाव के लिए रक्षा के रूप में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, और मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। उसके बाद में नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में किस प्रकार औजारों का उपयोग करके वह अपनी रक्षा के लिए और अपनी सहायकता के लिए अर्थात भोजन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के औजारों का प्रयोग कहाँ से कैसे करते थे। तो देखते हैं पूरा पाषाण काल में औजार की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन बड़े बड़े पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था, और उन पत्थरों को नाम दिया गया था। तो किस प्रकार के पत्थर, तो क्वार्टजाइट पत्थर या सल्क पत्थर, ब्लेड व हड्डियों के भी औजारों का प्रयोग किया जा रहा था पूरा पाषाण काल में। उसके बाद में बात आती है मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में इसमें यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों को औजारों के रूप में प्रयोग करने लगे थे, जिसको माइक्रोलिथ पत्थर के नाम से जानते हैं। माइक्रोलिथ पत्थर के नाम से इनको प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद में नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में स्लेट के औजार वगैरह आपके बनने लगे थे, और उनका प्रयोग यानी स्लेट के औजारों का प्रयोग किया जा रहा था। अब आते हैं आविष्कार के अंतर्गत। पूरा पाषाण काल में किस वस्तु का या किस वस्तु का आविष्कार हुआ था, किस वस्तु का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ, किसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसको उपयोग करना नहीं जानते थे। जो पूरा पाषाण काल के समय के मनुष्य थे, जो मानव थे, वह आग की खोज तो हो चुकी थी, क्योंकि पत्थरों को रगड़ने से आग
की उत्पत्ति हो चुकी थी, उसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन उसको उपयोग करना नहीं जानते थे कि आग का उपयोग किस जगह पर कैसे किया जाता है। वही मध्य पाषाण काल का जब समय आता है तो उस समय मनुष्य आग के प्रयोग को जान लेता है कि आग का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो यहाँ पर वह जान गया था कि भोजन को, जैसे मांस उस समय भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, तो मांस कच्चा ना खा करके जब उसको पका कर खाते थे तो उनको स्वाद महसूस होता था। तो उसके लिए मांस को पकाने के लिए मुख्य रूप से वह आग का प्रयोग करने लगे थे। फिर उसके अतिरिक्त भी वह कई तरीके से आग का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। तो आग का प्रयोग कब किया था? तो मध्य पाषाण काल में किया था। उसके बाद नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। उसके बाद में कृषि की खोज चल रही थी, अर्थात कृषि कार्य शुरू हो चुका था, और समाज भी व्यवस्थित हो रही थी। समाज का मतलब यहाँ पर है कि जो मानव थे, मानव एकत्रित होकर के एक समूह के रूप में, किसी ग्राम के रूप में, अर्थात गांव बना करके, झोपड़ी बना करके वो एक जगह एकत्रित होकर के रहने लगे थे। तो एक जगह एकत्रित जब मनुष्य हो जाते हैं तो उसी को समाज का नाम दे दिया जाता है, अर्थात समाज की उत्पत्ति हो चुकी थी। अर्थात समाज के रूप में लोग सामाजिक जीवन जीना शुरू कर दिए थे। कब? नव पाषाण काल में। उसके बाद में आते स्थल के अंतर्गत आते हैं। जो स्थल हैं, यानी पुरा पाषाण काल में कौन से स्थल साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं, उसके बाद मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के साक्ष्य के रूप में उपस्थित हैं, उसके बाद में नव पाषाण काल में किस प्रकार के स्थल साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात उपस्थित हैं। तो देखते हैं स्थल की बात करें तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल में आदमगढ़ और भीमबेटका, ये आदमगढ़ और भीमबेटका सबसे प्राचीनतम चित्रकला के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अर्थात चित्रकारी प्रमाण हैं वह आदमगढ़ और भीमबेटका से मिलते हैं। उसके बाद में सेकंड आपका मिर्ज़ापुर सिंगरौली, यहाँ से औजारों के प्रमाण मिलते हैं कि मानव उस समय औजारों का प्रयोग कर रहे होंगे, तो उसका जो प्रमाण मिलता है वह मिर्ज़ापुर सिंगरौली से औजारों का प्रमाण मिलता है। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इन पर एक विशेष नज़र भी बनाए रखें। उसके बाद में आता हथनौरा। पुरा पाषाण काल के अंतर्गत हथनौरा जो एमपी में पड़ता है, वहाँ से मानव की खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य, यानी मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हथनौरा से मिला है, जो कहाँ एमपी में है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो साक्ष्य के रूप में उपस्थित है वह अतिरमपक्कम है, ये तमिलनाडु में। इस तमिलनाडु में भी सबसे पहले हथनौरा में मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला। उसके बाद में आपका अतिरमपक्कम जो आपका तमिल में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिले थे। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के साक्ष्य मिले। तो सराय नहराय एक प्रतापगढ़ में स्थान है, जो सराय नहराय जो यूपी में पड़ता है, यूपी के प्रतापगढ़ में सराय नहराय पड़ता है। वहाँ पर कंकाल अस्थि अर्थात अस्थि मंजरों का जो साक्ष्य के रूप में अस्थि मंजर प्राप्त हुए हैं, वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वह सराय नहराय प्रतापगढ़, ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट आपका चौपानी मांडो यह भी यूपी में है। यहाँ से प्राचीन मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात चौपानी मांडो जो यूपी में पड़ता है, वहाँ से मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड का अर्थ यह है कि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। तो वही मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपके मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य आपके अर्थात मृदभांड के साक्ष्य आपके चौपानी मांडो यूपी से मिले हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं बागौर और आदमगढ़, ये राजस्थान में पड़ता है। बागौर आपका एमपी में पड़ता है और आदमगढ़ आपका राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से पालतू पशु का साक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात कुत्ते का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागौर एमपी और आदमगढ़ राजस्थान से साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार ये मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए। अब आगे देखते हैं नव पाषाण काल में किस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए। तो बुर्जहोम व गुफ़ा कराल, बुर्जहोम व गुफ़ा कराल ये जम्मू कश्मीर में स्थान है। यहाँ से आपके गर्त में मालिक के साथ कुत्ते के शव, दफन हुए कुत्ते के शव का साक्ष्य मिले हैं। अर्थात गर्त मतलब गड्ढे में और मालिक के साथ में कुत्ते का होना, इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से। और आपके गुफ़ा कराल जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
नेक्स्ट आपका है चिरांद। चिरांद पड़ता है आपका बिहार में, बिहार में पड़ता है चिरांद। चिरांद से आपके हड्डियों के औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बिहार के चिरांद से, तो यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इलाहाबाद, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद के पास में एक स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के आ जाता है प्रश्न कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इलाहाबाद से प्राप्त हुए। इलाहाबाद के पास एक स्थान है कोल्डी हवा नामक स्थान, वहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण अभी तक के हुए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म किस प्रकार हुआ है, उसका क्या क्षेत्र रहा है, अर्थात भारत या भारत के आसपास बाहर जो क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है वह क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा है, कौन कौन से यानी कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, उनकी महत्वपूर्ण चर्चा नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए हो तो आप चैनल प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार आगे आने वाली वीडियो और सूचनाएं आप तक तत्काल पहुँचे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।